नमस्कार, स्वदेश शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। शेयर बाज़ार के लिए ये जो हफ्ता था काफ़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता था। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज आपने सब प्रमुख सेंट्रल बैंक से एक प्रकार की फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री हमें पता लगी थी। फेड कहता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दर बढ़ा दिए हैं और ईसीबी ने कहा है कि इस समय वो ब्याज दर बढ़ाने की जल्दी में नहीं है। कुल मिलाकर सब सेंट्रल बैंकर्स इस बात से अब भली भांति अवगत हैं कि जो इन्फ्लेशन आ रही है उसको आज नहीं तो कल कंट्रोल करना पड़ेगा। मगर शेयर बाज़ार में पैनिक नहीं हुआ। अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी 17,000 के आसपास जाकर के बंद हुआ है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा सेल ऑफ हमने देखने को मिला था, मगर एक्सेंचर के नंबर्स के बाद आईटी स्टॉक्स में अच्छा उछाल आया है। तो आखिरी 2 हफ्तों के लिए हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? आर वी इन फॉर ए सेंटा क्लॉज रैली? अक्सर शेयर बाज़ार में माना जाता है कि सेंटा आते हैं क्रिसमस के आसपास और एक सेंटा क्लॉज रैली आती है। तो क्या सेंटा क्लॉज रैली इस साल आएगी? 2022 के क्या बड़े थीम होंगे? इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन रहेजा जी। नितिन, फैंटास्टिक टू हैव यू बैक ऑन ईटी नाउ स्वदेश। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नितिन, एक प्रकार का जो सामूहिक व्यू इस समय आ रहा है सेंट्रल बैंकर्स का, वह यह है कि ब्याज दर आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। किस हद तक बढ़ेंगी हम डिबेट कर सकते हैं, मगर ब्याज दर बढ़ेंगी। सब सेंट्रल बैंक्स इस समय काफ़ी हॉकिश साउंड कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद शेयर बाजार में कुछ पैनिक नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए ये जो फैक्टर है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन स्टिकी होगी, ये काफी टाइम से ये चर्चा मेरे कम से कम 6-8 महीने से बाजार में चल रही है कि सेंट्रल बैंक्स को टाइट करना पड़ेगा, लिक्विडिटी रेट्स बढ़ाने होंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो जो अनलाइक जो लास्ट टाइम जो टेपर टैंट्रम शॉक था, वो काफी सारा एक एक तरह से बिल्ट हो चुका है कि भाई ये आस्ते आस्ते टाइटनिंग होगी। तो मार्केट्स अब तक ये डिस्काउंट कर रहे हैं कि ये जो टाइटनिंग होगी वो ग्रेजुअल होगी और स्लो होगी, और वो मोरलेस मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो इस वजह से मार्केट्स ने इतना बड़ा आपको जो एक थोड़ा सा एक सरप्राइज जो आया वो था जब यूके की सेंट्रल बैंक ने एक्चुअली रेट्स बढ़ाए। वो एक किस्म का थोड़ा सा सरप्राइज था। तो आपने वो जो रिएक्शन मार्केट का देखा, जो ऑलरेडी एक करेक्शन फेज में चल रहा था, उसका आज एक थोड़ा सा एक और इन्हेंसमेंट देखा। नितिन, अचानक हम देख रहे हैं कि एस&पी और डाउ मजबूत है और नैस्डैक गिर रहा है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे बिकॉज अगर नैस्डैक गिर रहा है तो इसका प्रभाव क्या भारतीय आईटी कंपनीज में पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जो आप अगर भारतीय आईटी कंपनीज को देखें तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो अगर आप नैस्डैक कंपनीज से कंपेयर करें वो थोड़ा सा अलग है। ये पूरा सर्विस ओरिएंटेड मॉडल है, जो एक ह्यूज जो जो डिजिटलाइजेशन अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस कर रहा है। और उसके वजह से आप जिस हिसाब से जो ऑर्डर बुक्स है, जिस हिसाब से हायरिंग दिखाई पड़ रही है और जो ग्रोथ की बात हो रही है अगले 2 सालों में, मेरा नहीं मानना है कि आईटी कंपनीज पे इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, एटलीस्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे। नितिन, तो अब 2022 की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको मार्केट किस प्रकार का रुख लेगा? और मैं थोड़ा व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए यहाँ पे ये सवाल को थोड़ा समझा थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ नितिन कि इस साल 75 से 80% मार्केट ऊपर गया है, 10% मार्केट नीचे गया है और 10 से 15% मार्केट फ्लैट है। क्या इस प्रकार का मार्केट हम अगले साल भी देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट विल कंटिन्यू टू डू वेल? तो निकुंज, मेरा मानना यह है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, 2 साल से हमने मार्केट की जो रिटर्न्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखी है। और जिस हिसाब से मार्केट चला है, तो ये एटलीस्ट नियर टर्म, अगर जैसे हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, मेरा मानना है कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म आप मार्केट को एक कंसोलिडेटेड रेंज में देखोगे, कंसोलिडेशन फेज में देखोगे। और फिर आपको जो अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वो मेरे एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तक अगर ये सस्टेन हुई, फिर वहां से एक दूसरा लेग मार्केट का दिख सकता है। पर एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मेरा मानना है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज है जो चलेगा। वॉलिटिलिटी बीच बीच में हमें दिखाई पड़ेगी। अब जैसे अगले 2 महीने में बजट है, तो बजट के टाइम पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एक न्यूज फ्लो ड्रिवन मार्केट हो जाता है। तो वो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी आपको दिखेगी। बट
मेरा ये मानना है कि अगले 2 क्वार्टर में एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन फेज मार्केट में दिखाई पड़ेगी। अगर मार्केट और इकोनॉमी को लेकर के सबका रुख अगर अच्छा है, बुलिश है, 8 out of 10 market men are bullish that economy will go higher from here, then Nitin, why are banks underperforming? बैंक्स को अक्सर बोला जाता है जी ये पहली प्रॉक्सी होती है, इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो बैंक भी अच्छे चलेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी 10, बैंक बढ़ेंगे 15, इकोनॉमी बढ़ेगी 5, बैंक बढ़ेंगे 7। तो ये जो सेक्टर है जो आउट परफॉर्म हमेशा करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, इस समय अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया निकुंज, क्योंकि ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पॉजिटिव है बैंकिंग की तरफ, और उसके बावजूद हमने देखा कि बैंकिंग एक्चुअली अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें मेरा मानना है कि एक तो एक टेक्निकल फैक्टर है। अगर आप एक एनालाइज करें, और मैंने कहीं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें एनालाइज, जब भी एफपीआईज नेट सेलर्स रहते हैं मार्केट में, तो ये पूरा जो बैंक निफ्टी है वो अंडर परफॉर्म करता है, क्योंकि इसका जो वेटेज है मार्केट में इतना हाई है, ऑलमोस्ट 35% प्लस वेटेज है फाइनेंशियल्स का मार्केट में। तो जब इस किस्म की सेलिंग, जिस किस्म जो हम देख रहे हैं लास्ट 2 महीनों में एफपीआई के थ्रू, जब वो फेज आता है तो ये नॉर्मली फाइनेंशियल्स वीक होते हैं। तो ये एक टेक्निकल फैक्टर है जो आपने कहा। दूसरा ये फैक्टर ये है कि बैंक्स में एक तरह से एक कॉशन हो रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स की कितनी होगी और कैसे वापस आएगी, क्योंकि ये इस टाइम में मनी मार्केट एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो चुका है बैंक्स फंड रेजिंग के लिए। पर वहां पे जैसे अगर हमने टाइटनिंग देखी लिक्विडिटी की या इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखा, तो वापस लोग बैंक्स की तरफ आएंगे, लोन्स एज अ सोर्स ऑफ एवेन्यू। तो मेरा मानना है ये 2 फैक्टर्स है जिसकी वजह से बैंक्स और ओवरऑल फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कुंज बंसल भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंज, ईटी नाउ स्वदेश में स्वागत है आपका। कुंज, हम बैंक्स की बात कर रहे थे, बात करते हैं आईटी की। आज एक्सेंचर के नंबर आए थे, 12% की ग्रोथ गाइडेंस थी, उन्होंने उसको 19 कर दी है, और 15 का 22, अर्थात 7% उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है एक बड़े लार्ज बेस पर। तो क्या स्टॉक मार्केट्स इस बात को फैक्टर इन कर रहा था? बिकॉज आईटी के स्टॉक्स में पिछले 8 से 12 महीनों में अच्छा खासा उछाल आया था। डू यू थिंक दिस कुड बी अ केस ऑफ बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ नाउ? हो सकता है, पर मैं आपके पहले प्रश्न का पहले जवाब दूं कि मेरे हिसाब से मार्केट इतनी हाई ग्रोथ को फैक्टर इन नहीं कर रहा था। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि सेक्टर और स्टॉक्स बहुत शार्पली आउट परफॉर्म किए हैं कैलेंडर ईयर 2021 में अब तक, और उसके पहले से भी 2020 में भी। और वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनीज ग्रोथ अच्छा ही दिखा रही थी, इंप्रूवमेंट दिखा रही थी, और जो कमेंट्री दे रही थी वो भी क्लियरली बोल रही थी कि डिमांड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और वो इसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उन्होंने सबने हायरिंग बढ़ाई है, सबने सैलरीज बढ़ाई है, उस वजह से उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ गई है, बट वो अपनी प्राइसिंग में उसको सबको पास ऑन कर पा रही थी। सो कमिंग बैक, जो एक्सेंचर के नंबर आए हैं और जो गाइडेंस बढ़ाई है, सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है, 7 परसेंटेज पॉइंट्स। So 7% will be different, and 7 percentage point hike increment will be a different thing. वो मुझे लगता है नहीं बिल्ट इन नहीं थी, और इसलिए हम आज इतने खराब मार्केट के बावजूद देख रहे हैं कि आईटी शेयर्स में स्ट्रेंथ है। मुझे पर्सनली लगता है कि आईटी सेक्टर अभी भी अच्छा चलता रहेगा। कुंज, मैं कुछ डेटा देख रहा था, ग्लोबल डेटा, कि किस प्रकार ग्लोबली इंटरनेट कंपनीज को मार पड़ी है। आप रॉबिनहुड के स्टॉक की प्राइस की बात करें, आप देखें दीदी के स्टॉक प्राइस को क्या हुआ है, या फिर फ्रेशवर्क्स की जो स्टॉक लिस्टिंग के बाद, हालांकि एक भारतीय एंटरप्रेन्योर है वहाँ पर, उसके स्टॉक को 50% मार पड़ी है। बैक होम हमने देखा कि पॉलिसी बाज़ार या फिर नाइका या फिर पेटीएम, इन स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट आ रही है। तो क्या ये जो इंटरनेट IPOs अभी जो पब्लिक गए हैं, डू यू थिंक नाउ द टाइड हैज टर्न्ड? क्या आपको लगता है इनका मोमेंटम खत्म हो चुका है, बिकॉज ग्लोबली भी करेक्शन आ चुका है? जी हाँ, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में और एक बहुत लिमिटेड आंसर मुझे देना हो तो मैं कहूंगा कि हाँ, एक टाइड टर्न हो चुकी है, और एक इनके लिए वो सिनेरियो नहीं है जो आज से 1.5 महीने पहले था। बट मुझे आप अलाउ करें उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं दर्शकों के लिए। आने वाले टाइम में विद इन दीज
स्टॉक्स इस ब्रॉडर सेगमेंट में 3 तरह के सब सेगमेंट्स हो जाएंगे। एक वो जो आईपीओ आए, बहुत हाई वैल्यूएशन पे आए या अभी भी हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं और उनकी नियर टर्म से मान लीजिए मैं बोलता हूँ अगले 2-3 साल में भी प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी कम है। मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, उनमें हम इंस्टीट्यूशनल रिटेल सेलिंग देखते रह सकते हैं और वो स्टॉक में इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा, सेलिंग रहेगा। तो वो एक सेगमेंट, सब सेगमेंट हो जाएगा। दूसरा सब सेगमेंट जो क्रिएट हो जाएगा कि नहीं ठीक है, कंपनीज लॉस मेकिंग है, वैल्यूएशन आईपीओ पे भी हाई था, कई शेयर्स अभी भी आईपीओ से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो अभी भी हाई है, पर एटलीस्ट अगले 2-3 साल में और प्लस माइनस 1-2 ईयर्स में उनमें विजिबिलिटी है, मार्केट को कॉन्फिडेंस है कि नहीं इन कंपनीज में ग्रोथ भी आती रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। मुझे लगता है उनमें उतनी मार नहीं पड़ेगी, वो स्टडी रह सकते हैं और अगर बाजार और थोड़ा नीचे गिरता है अगले 2-3-4 महीने का रुख देख के उनमें बाइंग इंटरेस्ट भी आ सकता है। और तीसरा सब सेगमेंट रहेगा जो क्लियरली इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनके क्लाइंट्स से उनको पैसा मिल रहा है, वो प्रॉफिट बना रहे हैं, उनका क्लाइंट लॉस बना रहा है कि नहीं उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सर्विस दी, उसका उनको पैसा मिला, उनका प्रॉफिट बन गया, उनका कैश फ्लो आ गया। वो जो मैं पहले भी बोल रहा था, वो एक सेगमेंट है जो मुझे लगता है चलता रहेगा, बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूड रहेगा। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन री रेटिंग लेट्स से 5 पॉइंट्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मेरा पर्सनल व्यू है अभी भी उस आईटी सर्विसेज सेक्टर में हो सकती है, तो वो एक तीसरा सब सेगमेंट हो जाएगा। तो मुझे समहाउ ये सिनेरियो बिल्डिंग होता हुआ दिख रहा है। चलिए कुछ नितिन, आप ईटीना स्वदेश पे आपने अपना समय निकाला, आपने वैल्यूबल थॉट शेयर करे, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि 2021 जैसा आने वाला 2022 भी सबके लिए धमाकेदार ही हो। थैंक यू निकुंज, धन्यवाद सब दर्शकों को थैंक यू। चलिए स्वदेश आर में अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर बात करते हैं सबसे पहले बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में आज तेज गिरावट हमने देखी है, निफ्टी 17,000 के नीचे फिसल चुका है, सेंसेक्स में करीब 900 अंकों की गिरावट हमने देखी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पे रही है। कैसा रहा आज पूरा कारोबार बाजार में, तमाम डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। इस पूरे हफ्ते अगर बाजार की चाल को देखें तो निफ्टी ने इस पूरे हफ्ते करीब 525 अंकों की गिरावट देखी गई और बैंक निफ्टी में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट, यानी कि करीब 1400 अंकों की गिरावट इस पूरे हफ्ते देखने को मिली है। अगर इसमें आईटी को छोड़ दें तो जितने भी सेक्टर हैं वहां पर नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा जो दबाव है वो रियल्टी और सरकारी बैंकों में देखने को मिला है। हम आपको एक एक करके ये भी बता देते हैं कि इस हफ्ते चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन से थे। निफ्टी में अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा कमजोर था बजाज फाइनेंस, 5.5% नेगेटिव था। आईटीसी ने भी करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने 4 से 5% के नेगेटिव रिटर्न दिए। इसके अलावा जो टॉप गेनर थे इस पूरे हफ्ते, उसमें एशियन पेंट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है नेट करीब 4% का। उसके बाद टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, यहाँ पर करीब 1 से 2% की मजबूती देखी गई है। मिड कैप की बात करें तो सबसे ज्यादा कमजोर था हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि मेटल स्पेस में भी हमने 2-3 दिन से देखा काफी ज्यादा दबाव था, तो 7% टूटा इस पूरे हफ्ते हिंदुस्तान जिंक। उसके बाद एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इंडियन होटल्स में कमजोरी थी 4% की, एलेम्बिक फार्मा 4% नीचे और कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी करीब 4% की कमजोरी देखने को मिली। वहीं मिड कैप स्पेस में जो टॉप गेनर्स थे वो था अदानी टोटल गैस, 8% तक की मजबूती इस पूरे हफ्ते दिखी है। इसके बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज में 5.5% की तेजी है। फोर्टिस हेल्थकेयर करीब 5% चढ़ा। डिक्सन टेक और एस्ट्रल यहाँ पर भी करीब 2 से 2.5% की मजबूती इस पूरे हफ्ते देखी गई। तो आईटी को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है और जो सबसे ज्यादा दबाव था इस पूरे हफ्ते वो रियल्टी और सरकारी बैंक जो हैं वहां पर काफी ज्यादा दबाव दिखा। चलिए, ये तो बात हुई है बाजार में आज हुए कारोबार की, लेकिन बाजार के दिग्गज क्या कहते हैं। बाजार में आज आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी शेयरों पर दबाव रहा। बीओबी कैपिटल के जॉइंट एमडी संजीव सराफ ने कहा है कि डिजिटल सर्विसेज देने वाली टेक कंपनियों का मुनाफा आने वाले समय में अच्छा रहेगा। उनका ये भी कहना है कि भारतीय बाजार सिर्फ एफआईआईज पर निर्भर नहीं है, आगे बाजार में बिकवाली से ज्यादा खरीदारी रहेगी। हर सेक्टर में कुछ एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो अच्छा करती हैं और जो नहीं करती हैं, इसलिए एक खुलासा एक स्टेटमेंट की ये सब बहुत अच्छा है, अर्निंग्स बहुत अच्छी है, ये सेंसेक्स को दर्शाता है। अगर
ओवरऑल अर्निंग्स एवरेज में अगर ज्यादा होंगी तो मार्केट अच्छा होगा। लेकिन ये बात पक्का है कि कुछ एक सेक्टर्स जो मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल इकोनॉमी को देखते हैं, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है और स्ट्रॉन्ग भी है। दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो आप जहां भी देखेंगे उनकी बढ़ोतरी मुनाफे में कम भी हो सकती है, क्योंकि जो कमोडिटी मार्केट्स है वर्ल्ड ओवर उनमें चेंजेस आ रही हैं। तो ये कहना मुश्किल है और आपको बताना मुश्किल है इस 1 मिनट के दौरान कि कौन से कंपनीज अच्छी करेंगे। लेकिन सेक्टर्स की बात करें तो मुझे टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी बहुत अच्छे लगते हैं। और पिछले हफ्ते ही हमने एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें हमारे साथ जुड़े थे ई-क्लार्क्स, माइंडट्री, एफएल इंडिया, ESDS, गेम्स 24/7। इन सबसे बातचीत करने के बाद हमें ये लगा कि जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी डिजिटल सर्विसेज में कार्यान्वित है, जो डिजिटल सर्विसेज दे रही हैं, उनका मुनाफा बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज आप देखिए मार्केटिंग में, आप आज देखिए ऑपरेशंस में, सब कुछ में डिजिटल इनिशिएटिव्स का बोलबाला है और ये मेरे हिसाब से आगे बहुत सालों तक चलता रहेगा। और भारतीय बाजार में 3 से 6 महीने तक करेक्शन मुमकिन है, ये मानना है मिरर एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के CIO राहुल चड्ढा का। ET नाउ के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव एडिटर मिहिर भट्ट और हमारी सहयोगी प्रियंका उपल से बातचीत के दौरान दोनों उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने से घरेलू इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। वैल्यूएशन के तौर पर देखें, और क्योंकि आपने अर्निंग्स की बात की, इनफैक्ट यही मेरा अगला सवाल था भी कि काफ़ी हद तक ये जो इकोनॉमिक रिकवरी और कुछ एक सेक्टर्स का आउट परफॉर्मेंस है वो मार्केट ने प्राइस इन कर लिया था। सो इज देयर अ रूम फॉर फर्दर अपसाइड, या फिर ये जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, वो सेंटिमेंट एक्सटेंड हो सकता है अगर नतीजे एक्सपेक्टेड लाइंस पर आए तो अगर मार्केट में एक भी है वो ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स है और हम ये बोल सकते हैं कि ये सेक्टर्स कुछ कोरिलेटेड सेक्टर्स है। जैसे IT सेक्टर है, दैट इज लिंक्ड टू द ग्लोबल डिमांड। तो अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी रिकवरी में थोड़ा इशू रहता है या फिर अगर कोविड से रिकवरी थोड़ी सी डिलेड होती है तो बिकॉज द IT सेक्टर इज डूइंग वेल, मार्केट में कंटिन्यू टू होल्ड ऑन वेल। बट गिव इट अबाउट 6 months, और ये हमने स्पेनिश फ्लू के साथ भी देखा था कि जो सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स थे वो कंटेजियस थे बट लेस लीथल थे। तो अगर कोविड भी वही शेप ले रहा है और 2-3 साल के अंदर जो कि अगले 1 साल में हो जाएगा, वैक्सीनेशन रेट्स इंप्रूव हो गए हैं, वेरिएंट्स लेस लीथल हो गए हैं, हर्ड इम्यूनिटी ट्रूली बिल्डअप हो गई है, तो देन डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लेस वुड डू वेल। सो व्हाट वी विल सी इज probably tech hold on well for next 3 to 4 months, but over let's say next 12 months some of the domestic economy plays, financials हो गए, autos हो गए, industrials हो गए, they can do well. करेक्ट। जैसे IT स्पेस की बात कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डॉलर की स्ट्रेंथिंग है, रुपये की वीकनेस है, वो इट कंटिन्यूज टू सपोर्ट IT के लिए आउटलुक अच्छी रहेगी। IT पैक के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर, IT सेक्टर दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। और अगर आप रुपये की डिप्रिसिएशन को देख के बिना कंपेयर करेंगे इमर्जिंग मार्केट से, दूसरी इमर्जिंग मार्केट से, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो एक फैक्टर इन है IT फैक्टर के लिए कितना बड़ा प्ले आउट होगा आगे आने वाले समय में भी? तो आई थिंक IT सेक्टर के लिए जो बड़ा ड्राइवर है वो डिमांड ग्रोथ है। कि आज भी जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं वो ओवरनाइट एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद देख रहे हैं, और डिमांड्स बीन वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज जो ग्लोबल कंपनीज हैं दे क्लियरली रियलाइज कि ओमनी चैनल डिजिटाइजेशन दिस इज द वे टू स्टे रेलेवेंट फॉर नेक्स्ट डेकेड। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया डिजिटाइजेशन, और उसमें इंडियन कंपनीज लीडिंग प्लेस हैं, एंड द वे इंडियन कंपनीज काइंड ऑफ हैंडल देयर क्लाइंट्स अराउंड कोविड टाइम्स gives a lot of confidence to the clients कि these are the companies to go to when one needs solution for digitization. So I think demand recovery एक बड़ा फैक्टर है। रुपी डेप्रिसिएशन इतनी कोई खास नहीं है। अगर हम बाकी EMs देखें तो टर्की वगैरह में, ब्राजील में काफी बड़ी रुपी डेप्रिसिएशन हुई है, बट हम लोगों का करंट अकाउंट डेफिसिट इज मच बेटर देन इट वाज इन 2013। फॉरेक्स रिजर्व्स अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में 375 बिलियन से nearly about $640 billion हो गए। तो I would not be worried about too much rupee depreciation. आगे बढ़ते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग के यहाँ पर वाइस चेयरमैन और MD गगन बंगा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि समीर गहलोत अब इंडियाबुल्स के शेयर धारक नहीं है, वो अब धानी पर फोकस करेंगे। Samir ceases to be a shareholder of Indiabulls Real Estate. That process of merging Indiabulls Real Estate with the Embassy Group
backed by Blackstone. That process has progressed extremely well, and I think Indiabulls Real Estate is at the last stage with NCLT for the approval of the merger process. My timeline expectation for that is the fourth quarter of the financial year. And if that is the case, then the company's name will also change. And Samir is anyways not a shareholder there anymore. He has been, over the last 5 years, been focusing his executive energies on Dhani, which he will continue to do. Dhani and Indiabulls Housing are in a completely different space. Indiabulls Housing is a mortgage lender. Within the mortgage lending space, it is our endeavor to become a significant originator rather than a large balance sheet. And to that extent, our co-lending model, which is scaling up month on month very, very beautifully, that would be the significant way forward. With some of the investors who've come in who also have large real estate exposures in India, the intention is also to start a co-lending model on the wholesale side via an AIF structure. And that's something that we hope to operationalize in the first quarter. That should have a significant, add to a significant profit contributor to the company's bottom line. The business of Dhani is a small buy now, pay later product, which is hinging on then moving and providing subscription-based medicine-related services, be it pharma delivery, be it telemedicine and all of that. That's the model. So these are very significantly different products. Even in the small NBFC that they run, the ticket sizes would be sub 20,000 rupees. Here, the smallest loan that we do is 20 lakhs and it is secured. We don't do unsecured lending. So it's a completely different space, no conflict of interest, completely different model. And that's why we feel that Indiabulls Housing will will have its own path, whereas Dhani will have its own very significantly different path. अमेजॉन फ्यूचर डील मामले में अमेजॉन को आज डबल झटका लगा है और सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन इंडिया ने अमेजॉन फ्यूचर डील को दी अपनी मंजूरी पे रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सीसीआई ने अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी ठोक दी है। सीसीआई का आरोप है कि सौदे को लेकर अमेजॉन ने झूठी जानकारियां दी और कई बातों को छुपाया है। सीसीआई ने 2019 में इस सौदे को मंजूरी दी थी। इसके बाद फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस को अपना कारोबार बेचने का करार किया, जिसके चलते अमेजॉन और उसके बीच विवाद हो गया था। सौदे पर अमेजॉन की आपत्ति के बाद फ्यूचर ग्रुप ने उसके खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। फ्यूचर ग्रुप की शिकायत के बाद इसी साल जुलाई में अमेजॉन को नोटिस जारी किया गया था। सीआईटी ने इस मामले को ऐतिहासिक बताया है। वहीं अमेजॉन ने पूरा फैसला देखने के बाद अगला कदम उठाने की बात कही है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी अभिमन्यु। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से ये अमेजॉन के लिए काफी बड़ा झटका है। अमेजॉन को अगले 60 दिन में 200 करोड़ का जुर्माना डिपॉजिट करने को कहा गया है। हालांकि अमेजॉन ने इस वक्त यह कहा है कि वह सीसीआई के इस निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं और यह संभावित है कि अमेजॉन इस निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला है। फिलहाल सीसीआई ने यह कहा है कि 2019 में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील को फिलहाल रोक दिया गया है और फिर से सीसीआई इस पर समीक्षा करेगा। सीसीआई ने अपने ऑर्डर में यह साफ फरमाया है कि अमेजॉन की तरफ से जानबूझ के कई फैक्ट्स को छुपाया गया था डील के मद्देनजर और कई कमर्शियल अरेंजमेंट्स को छुपाने का भी प्रयास किया गया था, जिसके आधार पर यह ऑर्डर आज दिया गया है। सीसीआई ने अपने ऑर्डर में यह साफ लिखा है कि कई ओमिशंस और फॉल्स स्टेटमेंट्स से भी लाइन ऑफ इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, यानी कि अमेजॉन के खिलाफ कई सबूत जो सीसीआई को इस वक्त समीक्षा लायक लग रहे हैं उन पर एक डिटेल्ड प्रोब होगा। उसके आधार पर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। हालांकि यह संभावित है कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द अमेजॉन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार ने लोकसभा में बयान दिया है। सरकार के मुताबिक अगले 7 साल में देसी वेंडर को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट के ऑर्डर मिलेंगे। तमाम डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार डिफेंस सेक्टर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी ठोस रणनीति के साथ भी आगे बढ़ रही है। आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये कहा है कि अगले 7 सालों में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के जो नए ऑर्डर्स हैं वो डोमेस्टिक वेंडर्स को जारी किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो भी कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहती हैं उनके लिए काफ़ी फायदे का मौका बनता हुआ दिख रहा है। इस सरकार ने यह भी कहा है कि 2028 तक अलग अलग चरणों में ये ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। हालांकि ये ज़रूर कहा कि इस वक्त इस बात का आकलन करना मुश्किल है कि इंपोर्ट रोकने में कितनी मदद मिलेगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स जो है वो देने वाली है इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये जो प्रोडक्ट्स हो ये आसान नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं है, नॉर्मल इक्विपमेंट्स नहीं है, इसमें काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाले भी इक्विपमेंट्स हैं। मसलन आर्टिलरी गन्स हैं, फाइटिंग व्हीकल्स है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, हाई पावर रडार्स हैं। तो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाले जो इक्विपमेंट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। इससे सरकार ये चाहती है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो इंडियन मिलिट्री है वो बायर से बिल्डर बने, हम आत्मनिर्भर बने, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको कितनी जल्दी ज़मीन पर उतारा जाता है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। 3 हफ्तों के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी के बेसिक प्राइस में 2 रुपए प्रति किलो और डोमेस्टिक पीएनजी की बात करें तो उसकी कीमत 1.5 रुपए SCM की बढ़ोतरी की गई है और बढ़ी हुई दरें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। मुंबई में सीएनजी अब 61 रुपए 50 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर पर मिलेगी। वहीं घरेलू इस्तेमाल की पीएनजी की अगर बात करें 36 रुपए 50 पैसे प्रति SCM से बढ़कर 38 रुपए प्रति SCM ये हो जाएगी। स्वदेश आज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल प्लेयर्स से मुलाकात की। भारत में बिजनेस को आसान बनाने और ज्यादा निवेश को आकर्षित करने के मकसद से हुई इस मुलाकात में पीएम ने इंडस्ट्री के लीडर से बात की ताकि उनके सुझावों के मुताबिक सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सके। पीएम की इस मुलाकात को बजट से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। The interaction that we had with the Prime Minister was just amazing because the intent with which the Prime Minister was listening to every single input and the recommendation from the people in the meeting was very deliberate and was very clear that there are big changes coming in India. From an investment standpoint, we are extremely bullish about India because of the steps that the government is taking and because of the entrepreneurial energy and the environment that Startup India has created. We believe that some of the best global companies in the world are going to come from India, and India will be the shining innovation hub in the world of tomorrow. The Indian startup ecosystem has come a long way. If you go back 10 years ago, we had no unicorns, right? This year, at the end of 2021, we'll have over 70 unicorns. And in fact, this year, we've doubled the number of unicorns. 10 years ago, we had less than $1 billion of funding per year going into startups. This year, we'll have over 30 billion. And I credit a large part of this to the extraordinary focus that our Honorable Prime Minister Modi, as well as our government, has had on startups, right? The whole Startup India movement really started accelerating since about 2015. And we've seen every year the movement getting stronger and stronger. ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ हमको सुना, उन्हें साथ साथ हमारे को भी आइडियाज़ दिए कि सरकार ने क्या क्या नई एरियाज़ में वो उनको लगता है कि हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स नई चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो ड्रोन्स के अंदर हो, चाहे वो स्पेस के अंदर हो, चाहे वो फूड एंड एग्री के अंदर हो, हर तरह के आइडियाज़ हमारे को दिए आज। तो हमारे लिए भी ये इंटरेक्शन बहुत फ़ायदेमंद रही। जगह जगह से पैसे लाने में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, हम पूरी दुनिया जाते हैं और कह के आते हैं कि भाई इंडिया से बढ़िया इन्वेस्ट करने की जगह नहीं है, जहाँ पे सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एंड देयर इज़ अ विलिंगनेस टू बी एबल टू डू मोर एंड मोर।
स्कूल कॉलेज के खुलने से पेपर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। जेके पेपर के वाइस चेयरमैन और एमडी हर्षपति सिंघानिया के मुताबिक कोरोना की वजह से डिमांड में आई कमी अब खत्म हो रही है, लेकिन इनपुट लागत बढ़ने से दाम बढ़ाने का भी दबाव रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर हर्षपति सिंघानिया, ही इज अ वाइस चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जेके पेपर्स। सर, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए धन्यवाद। हमने काफ़ी महीनों से सर नोटिस करा है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस काफ़ी शट डाउन हुए हैं और ग्रेजुअली जो ओपन अप भी हो रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट पेपर इंडस्ट्री पे अभी कितना है और अब कब तक एसेस कर रहे हैं कि एक रिबाउंड दिखेगा डिमांड में? देखिए, निस्संदेह जो एजुकेशन सेक्टर है वो पेपर की डिमांड के लिए एक बहुत अहम सेक्टर है, क्योंकि लिटरेसी एजुकेशन के ऊपर में पेपर से काफ़ी डिमांड आती है। तो जब इसका शटडाउन हुआ या इंस्टीट्यूशंस बंद हुए तो पेपर की डिमांड पे एक डेफिनेट इम्पैक्ट आया। लेकिन जैसे जैसे समय, जब इकोनॉमी खुली है, कुछ स्कूल भी खुले, कुछ कॉलेजेस भी अब खुलना शुरू हो रहे हैं और इसको लेकर फिर पेपर का डिमांड का रिवाइवल हुआ। दूसरा, टेक्स्ट बुक्स जो काफ़ी दिन तक रुकी हुई थी कि टेक्स्ट बुक का पब्लिकेशन नहीं हुआ, न्यू सिलेबस आने के कारण टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन हुआ, तो उससे वापस कोई डिमांड रिवाइवल हुआ। उसके अलावा एजुकेशन के अलावा जो ऑफिसेज खुल रहे हैं, सरकार खुली है, और भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हो रहा है, उन सब चीज़ों से पेपर का डिमांड इम्प्रूवमेंट हुआ। एक और चीज़ है, जहाँ तक पैकेजिंग सेक्टर का सवाल है, पैकेजिंग सेक्टर चल रहा है तो वहाँ भी डिमांड ठीक है। तो अभी इंडस्ट्री के डिमांड में रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आगे जाकर ये और बढ़ेगा। सर, जहाँ तक रॉ मटेरियल प्राइसेस की बात आती है, ना कि सिर्फ पेपर इंडस्ट्री बट ओवरऑल हर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में एक प्रेशर आया है, तो अभी पेपर इंडस्ट्री पे इसका कितना प्रेशर है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में पेपर इंडस्ट्री एक प्राइस हाइक करेगी? देखिए, आपका कहना सही है कि काफ़ी इनपुट कॉस्ट बढ़ गए। कुछ रॉ मटेरियल है, लेकिन कोयले के दाम इंडिया में बढ़ गए, और भी कुछ केमिकल्स आते हैं वो बढ़े, पल्प के दाम कुछ बढ़े, और ये जो ग्लोबल डिस्रप्शन हुआ है सारी सप्लाई चेन का, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कंटेनर अवेलेबिलिटी, इसके कारण दाम का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कभी दाम बढ़ते हैं, फिर कभी थोड़े ईज होते हैं, फिर बढ़ते हैं। तो ये तो बात ऐसा है कि पेपर इंडस्ट्री को कुछ प्राइस करेक्शन करना पड़ा, बिकॉज काफ़ी स्टीप हाइक हुई है। लेकिन अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ते रहेंगे तो पेपर इंडस्ट्री के पास कोई उपाय नहीं होगा कि दाम ना बढ़ाए। So very lastly, सर, बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर, क्या आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा आने वाले बजट से? बजट में मैं उम्मीद ये करता हूँ कि सरकार की जो योजनाएं चल रही थीं और सरकार का जो पहले से पुश था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल सेक्टर्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, MSMEs की तरफ ध्यान देना, इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी और बढ़नी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ भी हो कि जिससे एक निवेश के लिए एनकरेजमेंट मिले, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए देश में, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और PLI स्कीम सरकार ने निकाली है। तो अब ये सब चीज़ों का देखेंगे अपना इफेक्ट कैसे होगा। तो वी वुड लाइक मोर कंटिन्यूटी। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तो यहां पर ये मामले शतक लगा चुके हैं। अब तक 11 राज्यों में 101 केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 24 नए केस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली में 12, कर्नाटक में 5, तेलंगाना में 6, गुजरात में 1 नया केस मिला है। वहीं ओमिक्रॉन के कुल मामलों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में मिले हैं, जबकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 8, गुजरात और केरल में 5-5, जबकि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 1-1 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोगों को अपकमिंग फेस्टिवल सीजन में भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि वैक्सीन ओमिक्रॉन पर बेअसर है। कुछ जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। अपकमिंग वहां पे अगर जरूरत पड़ती है क्राइटेरियन बेस्ड, रूल बेस्ड, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस होनी है वो भी लागू की जाए। और उसके भी अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइनिंग, कंटेनमेंट जोन्स होनी है उसको भी पकड़ में
रखें इस पेंडेमिक को, वो एफर्ट होना चाहिए। जहां क्लस्टर्स हुए हैं वहां और भी केयरफुली डिस्ट्रिक्ट्स की और स्टेट्स की जिम्मेवारी है कि वो क्लस्टर्स को इन्वेस्टिगेट करें, क्लस्टर्स को कंटेन करें, और जो भी सर्वेलेंस के मेजर्स और कंटेनमेंट के मेजर वहाँ होने चाहिए वो, और उसके साथ साथ उनकी जांच भी हो कि क्या ये कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। सो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्डनेस फॉर द इमर्जिंग पोटेंशियल सिनेरियो एंड careful watch and citizens' responsibility in terms of wearing the mask, avoiding crowded situations, और उसमें अब हम ऐड कर रहे हैं जो कि हमें WHO की गाइडेंस भी मिली दोबारा, फिर आपने देखा, याद रखेंगे अगर तो, वेंटिलेशन की बात। माहौल खुला हो तो वायरस को कम मौका मिलेगा। एक बहुत सुदृढ़ तरीका है अपने आप को बचाने का। अभी इस देश में कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि हमारी वैक्सीन उस पर इफेक्टिव नहीं है, और इससे पहले भी हमने बताया इस बारे में कि अगर वैक्सीनेटेड आप होते हैं उसके बाद भी रीइंफेक्शन होता है तो आपके सिम्टम माइल्ड होते हैं, सीवियर नहीं होते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर इससे रिलेटेड कोई एविडेंस आती है तो राइट मौके पर उस एविडेंस को टेक्निकली एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, अब वक्त हो गया है निवेश की ABCD का, जहां पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल से, जो आपको बाजार के उतार चढ़ाव के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप में क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस पर सलाह दे रहे हैं। किस तरह के सेक्टर्स पर आपकी नजर है स्पेसिफिकली? तो कविता जी, अगर मैं देखूं तो एक बड़ा थीम जो हमें लग रहा है नेक्स्ट 3-5 साल के हिसाब से, वो है कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। अगर आप इस सेक्टर को देखिए तो लास्ट 10 साल से ये सेक्टर ने कुछ भी नहीं किया। वेल्थ डिस्ट्रक्शन ही हुआ होगा, यहाँ वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में जो हमें एविडेंस दिख रहा है वो हमें ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या है वो एविडेंस? पहला, अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की टॉप 500 कंपनियों की बैलेंस शीट देखें तो लास्ट 20 साल में आज सबसे बेस्ट पोजीशन पर है। उन्होंने लास्ट 5 साल में अपने जितने डेट है उसको कम किया है, और आज उनकी कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग होने के कारण उनकी बैलेंस शीट पोजीशन काफी अच्छी है। और आज जिस भी हम कंपनी और एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं वो अपने बिजनेस में वापस निवेश करने की सोच रहे हैं। इसका मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, पावर हो, या पूरा ऑटो का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम हो। सेकंड, अगर हम देखें तो ये कोविड ने एक ब्लेसिंग जो लाई है कि जितनी भी कंपनियां ग्लोबली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब वो अपने पूरे सोर्सिंग के लिए दूसरे कंट्रीज पर भी ध्यान दे रहे हैं, और में इंडिया सबसे ऊपर है। तो क्लियरली ये चाइना प्लस स्ट्रैटेजी और ये जो PLI स्कीम गवर्नमेंट ने लास्ट 18 महीने में विभिन्न क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस की है, यह हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल ग्रोथ देगी। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल हमें रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, और इसके कारण हमें लगता है कि आने वाले समय में कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, ये सेक्टर सारे अच्छे करेंगे। सेकेंड जो बड़ी थीम हमें लग रही है वो है रिवाइवल ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। आने वाला समय ये क्लियरली दिख रहा है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए अच्छा रहने वाला है। ब्याज दर कम है, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग आज के दिन 10 सालों में सबसे बेहतर है, और लिक्विडिटी बहुत है मार्केट के अंदर। तो जो एक्चुअल यूजर अपने आप को बांधे हुए थे या अपने आप को साइडलाइन में रखे हुए थे, वो फाइनली मार्केट में अपने प्रॉपर्टी को लेने के लिए उतर गए हैं। और हमें लगता है कि ये साइकिल 3-5 साल चलेगी, और इसके बेसिक थॉट पर हमें जो होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर है, जहां पर टाइल्स हुए, प्लाईवुड हुआ, मैट्रेस हुआ, वायर्स एंड केबल्स हुए, सीमेंट हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, वो पूरा क्षेत्र काफी अच्छा लग रहा है। और वहाँ बॉटम अप रिसर्च करके उन कंपनियों में निवेश करने की, मतलब निवेश कर दिए या निवेश करने की सोच रहे हैं। तो ये 2 बड़ी थीम हमें लगती है कि काफी पावरफुल थीम है। उसके ऊपर डिजिटलाइजेशन है, क्लियरली ये दिख रहा है कि वैल्यू माइग्रेशन ब्रिक एंड मोटार से डिजिटल कंपनियों के ऊपर है, और कई सारी नई कंपनियां आ रही हैं IPO के लिए, जो हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हमारे वैल्यूएशन
अनुसार जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क में फिट हो रहा है, हम उनमें निवेश कर रहे हैं। तो ये 3-4 थीम हमें लगता है कि पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रेंथ देना चाहिए आने वाले 3-4 सालों में। जी थोड़ा सा इसको बारीकी से और समझते हैं। नियर टर्म में आपने कहा है कि हमें कॉशियस रहना चाहिए। मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो निवेशकों की अमूमन पसंदीदा कैटेगरी मानी जाती है। हाई रिस्क और हाई रिटर्न, कोई भी इस कैटेगरी में तब निवेशित हो जब आपके पास नजरिया 5 साल या उससे ज्यादा का हो। कम से कम 7 से 10 साल का नजर तो आपके पास होना ही चाहिए। अब जो निवेशक इस कैटेगरी में पिछले 18 महीने में बम्पर मुनाफा देख चुके हैं, इस मुनाफे को आगे बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली मिड कैप में आप किस तरह की रणनीति अपनाना चाहते हैं या अपनाने की सोच रहे हैं, कंसिडरिंग की अप्रोच कॉशियस होने वाली है, नियर टर्म में बाजार वॉलेटाइल होने वाला है? क्या मिड कैप के वैल्यूएशन इसी के साथ साथ थोड़े से स्ट्रेच्ड भी है मौजूदा समय में? सही आपने बताया कि जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है लास्ट 18 महीने में मिड और स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप, वो काफी बड़ा गैप है। और अनुमान है कि इकोनॉमी आने वाले समय में अच्छा करेगी, तो मध्यम वर्गीय और छोटे वर्गीय जो कंपनियां हैं वो बेटर और कर सकती हैं, इसीलिए मार्केट में वो ऑप्टिमिज्म है। लेकिन आज कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हमें एक्सपेंसिव दिख रहा है कई क्षेत्रों में, जहां वो लार्ज कैप से भी ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, तो निवेश की एबीसीडी आप हमारे चैनल के YouTube पर जाके पूरा शो ये देख सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की, जो है दवा मार्केट की दुनिया का लीडर, और ये है ल्यूपिन, जिसका कारोबार 100 से ज्यादा देशों में है। आखिर क्या है ल्यूपिन के 5 दशकों के सफर की कहानी? पहले जानते हैं कंपनी के सफरनामे को। ल्यूपिन एक मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी है जो 41,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ जेनरिक दवाओं के रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की 10वीं बड़ी कंपनी है। ये कंपनी यूएस में जेनरिक दवा बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों में शामिल है। साल 1968 में देशबंधु गुप्ता ने इस कंपनी की नींव रखी थी। देशबंधु गुप्ता जो राजस्थान में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जहां उनको महसूस हुआ कि वो देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ करें, और इसी मकसद से उन्होंने 2 कर्मचारियों के साथ मुंबई में सिर्फ 5,000 रुपए में कंपनी शुरू की। तभी ल्यूपिन को पहली बार भारत सरकार का पहला बड़ा ऑर्डर मिला, जहां भारत सरकार ने मां बच्चे की सेहत को लेकर एक कार्यक्रम चलाया, जिसके लिए ल्यूपिन को चुना। इसके बाद कंपनी ने आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट की आपूर्ति करने के लिए पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। इस प्रोग्राम की कामयाबी के बाद ल्यूपिन ने टीबी की दवाएं बनाना शुरू किया। यहीं से ल्यूपिन ने रफ्तार पकड़ी। एक वक्त था जब कंपनी की बिक्री का 36% हिस्सा टीबी की दवाओं का होता था, और ल्यूपिन दुनिया की सबसे बड़ी टीबी की मेडिसिन प्रोड्यूसर कंपनी बन गई। ल्यूपिन की सबसे बड़ी मजबूती है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस पर कंपनी अपनी इनकम का करीब 10% खर्च करती है। आज ल्यूपिन के देश में कई रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। यही वजह है कि कंपनी के पास 3,500 से ज्यादा पेटेंट हैं। कंपनी की दूसरी बड़ी ताकत है उसका जेनरिक दवाओं का मार्केट। कंपनी आज जेनरिक दवाओं की वैश्विक पावर हाउस बन चुकी है। कार्डियोवास्कुलर, एंटी डायबिटिक और रेस्पिरेटरी सेगमेंट में ल्यूपिन की लीडरशिप है। इस सेक्टर में कंपनी का 14 से 15% मार्केट शेयर है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में ल्यूपिन का मार्केट फैल गया है, जिनको कंपनी बेहतर क्वालिटी की सस्ती दवाएं मुहैया करा रही है। इसके अलावा कंपनी के 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनमें 12 भारत में और एक अमेरिका, मेक्सिको और ब्राजील में हैं। 5 दशकों से ल्यूपिन दुनिया की बड़ी दवा कंपनियों की कतार में खड़ी है। यही वजह है कि कंपनी को हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो अब चर्चा शुरू करते हैं ल्यूपिन को लेकर। ल्यूपिन के ईडी और ग्लोबल सीएफओ रमेश स्वामीनाथन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं ल्यूपिन की कुछ और प्लानिंग के बारे में। ल्यूपिन के गोवा प्लांट के लिए यूएस एफडीए से EIR से मिल गई है परमिशन, और इसके बाद अब इस प्लांट से दवाओं के लिए मंजूरी का रास्ता भी साफ हो गया है। ये बताएं हमें कितनी बड़ी राहत की बात होगी ये? आपको ये पता होगा कि हमारा प्लांट, गोवा का प्लांट और 3 प्लांट है, वो उसकी तो वार्निंग लेटर का इशू था। ये है मंडीदीप, पीतामपुर सेकंड यूनिट एंड तारापुर का भी।
तो गोवा का इंस्पेक्शन हुआ है, ये तो 2017 से स्टैंडस्टिल में था, तो अभी तो ये इंस्पेक्शन हुआ है, इसीलिए ये तो इनको निकाल दिया है। तो अभी गुड न्यूज़ यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स चेकअप हुआ था वो तो अभी इसका अप्रूवल तो हो सकती है, तो दी टॉप लाइन बच सकती है इसीलिए। रमेश जी, एक टाइम फार्मा कंपनियों के यूएस बिजनेस खास नहीं कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद हमने काफ़ी ग्रोथ इनमें आती हुई देखी है। ग्रोथ के लिहाज से किस तरह की ग्रोथ आपने देखी? मेरे ख्याल से it really depends on the portfolio that you have for the markets, and as I was telling you, America is all about looking at more complex products. तो हमारा pipeline काफी अच्छा है इसी markets के लिए। हमारा काफी inhalation products हैं, complex injectables हैं, हमारा biosimilars भी है। The focus is really on those, and इसमें तो इतना competition नहीं आता है, इसीलिए तो volatility in prices नहीं होती है। India is has always done very well for us. Last year was a little lackluster because of we didn't have the kind of portfolio that is required for the COVID season itself. But this year, the markets are doing fairly well, and our India business is doing extremely well in that sense. In other markets, वहाँ भी दिक्कत थी, but things are turning out to be much better this year. रमेश जी, वैल्यू चेन की बात करें तो आने वाले 3-4 सालों को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह का विश्लेषण और आकलन आप कर रहे हैं? So the focus will obviously be to keep going up the value chain in terms of complexity of products and the like, both for India as well as in fact the markets going forward, the other markets including America and other markets as well. It is really going to be dependent on how much we actually how successful we in terms of our R&D endeavors. And a lot of companies also trying to move beyond the pill, but that's a different story. We'll take it up on another occasion. तो यहाँ पर आने वाले दिनों में वर्क फ्रॉम होम का असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन रमेश जी, आपसे अब विदा लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला स्वदेश आर के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और वर्क फ्रॉम होम का असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ सकता है। घर से काम करने का ऑप्शन चुनने वाले प्रोफेशनल्स के यहाँ पर एचआरए में कटौती हो सकती है। श्रम मंत्रालय जल्द ही कंपनियों को मौजूदा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करने की इजाजत दे सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौरान वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को बहुत सी कंपनियों ने अपनाया है। कई सेक्टर में ये प्रयोग कामयाब भी रहा है और इससे कंपनियों के कॉस्ट में भी कमी आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के चलते कई कंपनियां फिर से वर्क फ्रॉम होम की ओर लौटने के विकल्प पर विचार कर रही हैं, लेकिन इसका असर अब कर्मचारियों की सैलरी पर भी पड़ने के आसार हैं। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के एचआरए में कटौती करना चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्रालय जल्द ही इन कंपनियों को कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में इस तरह के बदलाव करने की इजाजत देने जा रहा है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों का एचआरए कम हो सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर उन्हें मिलने वाली टैक्स छूट पर पड़ेगा। एचआरए पर 3 तरह की टैक्स छूट मिलती है, जिनमें पहली छूट है कंपनी से मिलने वाला वास्तविक एचआरए पर। दूसरी छूट मूल वेतन के 50% प्लस मेट्रो शहरों में महंगाई भत्ते या अन्य शहरों में मूल वेतन का 40% पर। और तीसरी छूट है वास्तविक किराए के भुगतान प्लस डीए के 10% पर। ऐसे में अगर एचआरए कम कर दिया जाता है और किसी ऐसी ही दूसरी टैक्स छूट से रिप्लेस नहीं किया जाता तो कर्मचारियों की टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ सकती है। यानी मतलब साफ है कि एचआरए में बदलाव का सीधा असर कर्मचारी के टैक्स भुगतान पर पड़ेगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत